हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था कि गोल्डस्टीन ने बोला था कि ये कौन सी रेस है बेटा, कौन सी रेस है, कौन सी रेस है, एनोड रेस है। तो उनको बोला कि अच्छा प्रूव करके बतलाओ। तो अब उन्होंने प्रूव करा होगा, तो उन्होंने वही जे थॉमसन को कॉपी करा था। तो जे थॉमसन को जिस प्रकार से उन्होंने कॉपी करा था उसी प्रकार से उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट करे होंगे बेटा जो जे थॉमसन ने करे थे। नेचुरली बात है ना, क्यों हिमांशु? हाँ बेटा। तो जब उन्होंने वो करा होगा तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा होगा, यहाँ से इन रेसों को थोड़ा सा स्थान बनाया होगा और यहाँ पे एक क्रॉस लगाया होगा, यहाँ पे एक क्रॉस लगाया होगा। तो जब जे थॉमसन ने ये एक्सीडेंट करा था और यहाँ से कैथोड रेस जा रही थी और यहाँ पे इस क्रॉस से टकरा रही थी, तो उसकी शेडो कहाँ बन रही थी? एनोड पे बन रही थी, एनोड पर बन रही थी। तो जब उन्होंने इसी प्रकार से अगर ये एनोड रेस यहाँ जा रही हैं तो एनोड रेस जब अगर इससे क्रॉस से टकराएगी तो उसकी शेडो कहाँ बननी चाहिए? कैथोड के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्रॉस रखा, गोल्डस्टीन ने बेटा रखा, यहाँ से एनोड की रेस गई क्रॉस से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? उनका जो शेडो थी वो कैथोड पर नहीं बनी, ये भी चला गया। अब क्या होगा? उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट करा होगा, जिस प्रकार से पेडल रखा था जे थॉमसन ने, यहाँ पे जो व्हील होती है कि अगर जिस प्रकार से व्हील रखी थी और कैथोड रेस जा रही थी वो व्हील घूमने लग गई थी, तो वो व्हील भी जैसे पंखुड़ी होती है ना बच्चों की घुमाने की, वो रखी होगी व्हील। अगर हम इसी व्हील बना दें इस प्रकार से तो वो घूमने लग जानी चाहिए। वही प्रयोग करा, अगर यहाँ से एनोड रेस चलती हैं तो क्या होगा? यहाँ पे टकराएगी तो वो ये घूमने लग जाएगी। जैसे ही यहाँ गई व्हील रखा, व्हील नहीं घूमा, अरे व्हील भी नहीं घूमा, तो फिर वो गोल्डस्टीन बोले ये भी फेल। उन्होंने फिर यहाँ पे प्लेट रखी, यहाँ पे प्लेट रखने पर भी कोई डिवीजन नहीं हुआ इन किरणों में। मैग्नेट की जगह मैग्नेट जैसे हॉर्स मैग्नेट था वो रखा, मैग्नेट रखने पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं। तो गोल्डस्टीन ने हार मान ली कि हाँ, उन्होंने ये बोल दिया कि ये एनोड रेस नहीं है। उन्होंने क्या मान लिया बेटा कि ये एनोड रेस नहीं है। तो एनोड मतलब कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, ये एनोड से उन्होंने ये मान लिया कि बेटा एनोड से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर यह मान लिया कि यहाँ एनोड रेस नहीं है। फिर वो बैठकर सोचने लग गए। आप भी ज़रा ध्यान लगा के बेटा, आप भी, मैं बोल रहा हूँ, आप भी ध्यान लगाकर ज़रा सुनना, इस डायग्राम को आप देखना और ध्यान लगाकर सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या हो रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, आप सोचो। मैंने इसमें कौन सी गैस ली थी? पहले कौन सी गैस ली थी? हाइड्रोजन गैस ली थी। और जब हाइड्रोजन गैस ली मैंने, इसमें हाइड्रोजन गैस ली, तो और मैंने उस हाइड्रोजन गैस को आपको स्टार्ट में बताया था कि वैक्यूम पंप से उस पूरी हाइड्रोजन गैस को मैंने पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया था, परंतु वैक्यूम पंप जो होता है इस सेक्शन पंप के द्वारा पूरी की पूरी हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यानी उन्होंने बैठकर सोचा होगा कि कुछ ना कुछ एटम तो यहाँ पे किसके? हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन के कुछ ना कुछ एटम उपस्थित होंगे। इस प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे उपस्थित होंगे बेटा। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, कभी भी 100% कभी भी आप जो भी एटम हैं उन्हें हम वैक्यूम पंप से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ही जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा होगा, यानी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा होगा, तो इस कैथोड से कहीं रेस चली होंगी, आप जैसी कैथोड रेस चली होंगी तो आपको मालूम है कि जब कैथोड रेस होता है, वो कैथोड रेस क्या होते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड रेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब कैथोड रेस होती है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? बहुत तेज़ी से चलते हैं। किसकी? लाइट की स्पीड से। ठीक है, उनमें मास भी होता है। ठीक है बेटा, मास भी होता है। तो जब यहाँ से कैथोड रेस चली होंगी, इसे थोड़ा और दूर बनाएं अपन, यहाँ पे इस जगह अपन यहाँ पे हाइड्रोजन को बनाएं, तो यहाँ पे और मास भी होता है उनके पास में। किसके पास? कैथोड रेस के पास में आए होंगे। तो उन्होंने क्या करा होगा कि बहुत तेजी से, और ये जो मास है मैंने बताया कि कैथोड रेस में मास और स्पीड होती है। ये अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में आप प्रूव कर चुके हो कि इसमें मास होता है कैथोड रेस में और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, मास और वेलोसिटी होती है किसके अंदर? कैथोड रेस के अंदर होती है। तो जब कैथोड रेस यहाँ से कैथोड रेस निकल रही होगी, हाइड्रोजन का एटम होगा, ये हाइड्रोजन का एटम है, कैथोड रेस आ रही होगी और बहुत स्पीड से, प्रकाश के वेग से, प्रकाश की जो स्पीड होता है ऐसे मार रहा होगा, क्या नाम
धन ऐसे मार रहा है, एक धन तेजी से मार रहा होगा, तो होता क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का एटम है वो बिखर जाता होगा। क्या होगा? बिखर जाएगा। और बिखरेगा काहे में बेटा? मेरे प्यारे बच्चों कि जो हाइड्रोजन का एटम है, अगर इसके ऊपर आपने आक्रमण करा है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, वो बाहर किसमें टूट जाएगा? प्लस में। यानी हमारे पास में क्या आएगा? पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। तो आप खुद देखो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, है। जब नेगेटिव चार्ज है तो आप खुद सोचो कि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। एनोड से निकलकर बाहर निकल जाएंगे, एनोड की तरफ चले जाएंगे। अब बचा आपके पास में केवल प्रोटॉन बचा है, तो प्रोटॉन तो एनोड की तरफ जाने से रहा जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव और एनोड भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या है? इधर आएगा? पॉजिटिव आएंगे बिल्कुल पास में? नहीं आएंगे। तो फिर क्या होगा? यहाँ से ये जो प्रोटॉन है बेटा, इस प्रकार से यहाँ पे गए होंगे, कहाँ पे? पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे, इस परपोरेट से निकलकर, और इस जो जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है, ये जिंक सल्फाइड की हमारे पास कोटिंग है, इस कोटिंग के ऊपर जाके क्या कर रहे होंगे? आक्रमण कर रहे होंगे, और उसी से ग्लोब आ रहा होगा, चाहे ब्लू हो, येलो हो, ग्रीन हो, इस प्रकार का फ्लो उसमें उत्पन्न कर रहे होंगे। तो उन्होंने इन्हीं रेस को, इन्हीं प्रोटॉनों को कहा कि जब वो इस केनालों में से निकल रहे हैं, इन छेदों में से यहाँ जाके ये प्रोटॉन निकलकर यहाँ पे हिट कर रहे होंगे, तो इन रेस को उसने क्या कहा? केनॉल रेस। क्या कहा? केनॉल रेस कहा गया। ठीक है बेटा, केनॉल रेस कहा गया। जब इस प्रकार से ये इधर जा रहे हैं, फिर उन्होंने क्या प्रूव करा? अगर ये इधर निकल के कैथोड की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब इनके ऊपर चार्ज किस प्रकार का है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन्हीं कणों को क्या कहा गया? उन्होंने प्रोटॉन कहा गया। और जो रेस थी, उस रेस को क्या कहा गया? केनॉल रेस कहा गया। यानी इन्हीं किरणों को हम कभी कहते थे धन किरणें भी कहते हैं। तो धन किरणें क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, जब तो जाके यहाँ पे कैथोड के इधर पीछे क्या कर रहा है बेटा? वो फ्लोरेंस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब गोल्डिन ने सोचा कि दुनिया के जितने सारे एटम होते हैं बेटा, आपको मालूम है दुनिया के कोई सा भी एटम हो, सारे के सारे एटम क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उदासीन होते हैं। ये तो बात आपको मालूम ही है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो हमने ये हाइड्रोजन लिया, ये एक बड़ा सिंपलेस्ट एटम होता है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आपको मालूम है ना, एक प्रोटॉन और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी वन प्रोटॉन, हाइड्रोजन का जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा? आपको ये बात मालूम होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या सारे एटम क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। तो किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चार्ज कितना होगा? अगर उदासीन है तो उदासीन के लिए अगर हम प्लस और माइनस करेंगे तो ही तो वो उदासीन होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश तो पहले ही मुल्किन ने बतला दिया था हमें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि उदासीन है, इसका मतलब प्रोटॉन पर भी जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। क्योंकि क्यों बोला उसने? क्या सोचा कि जब एटम उदासीन हैं, एटम उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो अगर इस पे आवेश है और इसके ऊपर प्रोटॉन है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा बेटा? उदासीन हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जो मास था, जब निकाला गया प्रोटॉन का मास, तो 1.67 प्रोटॉन का जो मास था, अपन अब प्रोटॉन का मास निकालें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, पहले प्रूव कर चुके हैं कि वो नहीं के बराबर होता है। ठीक है बेटा, एक फिनोमेना आपको बतलाऊंगा। बहुत प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है बेटा? नेग्लिजिबल नहीं होगा। कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। इस प्रकार से इसका मास होता है। अगर यहाँ पे अपन कई किताबों में
1.672 भी लिखा होता है। इस प्रकार से इसका मास होता है। तो आपने देखा होगा मैंने आपको E/m रेशो का बतलाया था कि सभी गैसों के लिए मैंने यहाँ बतलाया था आपको कि सभी गैसों के लिए इसका रेशो जो होता है अनुपात उसका मान एक समान होता है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों कभी हमने उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं ली थी, उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वो वाली गैसें ली थी, निष्क्रिय गैसें। हमने यहाँ क्या लिया है? हाइड्रोजन गैस ली है। तो प्रोटॉन के अंदर, और प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का तो निजिलेबल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मान लिया था कि इसमें सभी गैसों का E/m रेशो एक समान होगा। परंतु याद रखो अगर प्रोटॉन है, किसी ट्यूब में आपने एक्सपेरिमेंट करा और अगर उसमें प्रोटॉन उपस्थित है तो आपने ये देखा होगा कि अगर मैं इसमें ऑक्सीजन ले लूँ, नाइट्रोजन ले लूँ तो उनका मास अलग अलग होता है। मेरे को उसको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका मास निकालने के लिए, जो रेशो आया है उसमें। तो हम यहाँ पे ध्यान रखना, जब प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हम कोई सी गैस लेते हैं नोबल गैसों को छोड़ने के बाद में, निष्क्रिय गैसों को छोड़ने के बाद में, हम अगर इसमें अन्य कोई गैसें लेते हैं तो E/m का रेशो एक समान नहीं आता है, अलग अलग आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जब मैं जो चीज़ सिखाया है पहले कि आप मान लो कि सर आपने तो पहले वीडियो में बोला था कि इन सब गैसों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। नहीं बेटा, जब अगर आपने इसके अंदर आपने जो भी गैस ली है तो प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन होंगे तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, चलो मान लिया वो है। परंतु कभी आपने ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन लिया, तो उनके तो प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आप नाइट्रोजन ले लिया आपने 7, तो आपको 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लिए तो 8, तो 8 का मल्टीप्लाई आपको E/m के जो रेशो मान हमने निकाल के देखा था तो उसमें आएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपको ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके लिए जो गैस लेंगे उसके लिए सब में अलग अलग होगा। अब होता क्या है कि आप सोचो कि जितने एक्सपेरिमेंट करे हैं, एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर जे थॉमसन ने गोल्ड जो स्मिथ था उसने ये प्रयोग करे, सब लो प्रेशर पे करे। क्या हुआ? लो प्रेशर के ऊपर करे उन्होंने, बिल्कुल लो प्रेशर। जो जे थॉमसन ने करा था वही इसने गोल्डस्टीन ने भी करा था कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे लो क्या हो गया, प्रेशर हो जाएगा। जब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर पे ऐसा क्या करा, क्यों हुआ ऐसा? तो बेटा एक ध्यान से समझो एक बात कि अगर बिजली कड़क रही है, दो एक वायर है, मैं आपको समझा दूं कि एक बिजली का वायर है और आप यहाँ पे दूर खड़े हो, वो बिजली का वायर आके गिर गया कहाँ पे, सड़क पे, तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप पास में जाओगे, आप छूओगे तो करंट लगेगा। तो आपको वहाँ गिर गया और आप दूर खड़े हो, आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर पर, एक एटमॉस्फेयर पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो सभी गैसें होती हैं वो याद रखना, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की सबसे खराब चालक होती हैं, यानी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होता है बेटा, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जितनी भी गैसें होती हैं। परंतु जैसे ही लो प्रेशर होता है, जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है बेटा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसी से क्या होता है, उसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो इसी प्रकार से कि यहाँ पे लो प्रेशर इसलिए ही रखा गया था कि वहाँ पे फ्लो हो और करंट ग्लो हो, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा।